अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, बात करनी है आज हमने चीनी माफिया और कार्टेल्स की, और उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने कुछ गुफ्तगू की है कल इसी से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म इमरान खान से जब जहांगीर तरीन के बारे में सवाल हुआ तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जहांगीर तरीन और उनके हिमायत करने वाले अरकान की बात सुनने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन 1.25 साल में चीनी की कीमत अचानक 26 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे अवाम की जेब से 126 से 140 अरब रुपए निकलकर शुगर मिल्स मालिकान की जेब में चले गए। वजीर आजम ने कहा कि मैं क्या करता, इन्होंने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा है। किसी के तहफ्फुजात हैं तो जायजा ले सकते हैं, लेकिन कानून की बालादस्ती पर समझौता नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा, ताकतवर को कानून के कचहरे में लाने से हालात बेहतर होंगे। अब इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ पैराओं में हम गुफ्तगू भी कर चुके हैं। जो FIA कार्रवाई कर रहा है, नैब कार्रवाई कर रहा है, खुसूसन जहांगीर तरीन के तनाजुर में, फिर खुसरो बख्तियार को हमने डिस्कस किया। लेकिन आज वजीर आजम इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि मैं क्या करता, अचानक हुआ और कार्टेल बनाकर जिस तरह से कार्रवाई हुई, फिर वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बात हो सकती है लेकिन कानून पर समझौता नहीं होगा। तो क्या वजीर आजम इमरान खान का बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहब, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर। इरशाद भट्टी साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि जी 1.25 साल में अचानक 26 रुपए का इजाफा हो गया, कहते हैं मैं क्या करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजीर आजम साहब, बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका कि अमीर और गरीब के लिए इस मुल्क में बिल्कुल वाकई कानून और है, कमज़ोर और ताकतवर के लिए कानून और है, बड़े और छोटे के लिए कानून और है, और चौधरी और हम जैसे के लिए कानून और है। ये कार्टेल बनाए हुए हैं इन्होंने। बिल्कुल ठीक कहा वजीर आजम ने, और जो जो चीज़ें सामने आई वो भी ठीक कहा। अब आप देखिए, डबल खाते, डबल रजिस्टर, बेनामी चीनी खरीदो फरोख्त, टैक्स चोरी, सट्टेबाजी, जाली अकाउंट्स, जाली रसीदें, जाली चेक, जाली अदायगियाँ, किसान का इस्तेसाल, ज़राअत का नुकसान, जाली एक्सपोर्ट, जाली इंपोर्ट, जाली सब्सिडीज भी ले जाना। चीनी की कीमत भी बढ़ा लो और सब्सिडीज भी ले लो। अच्छा, शुगर माफिया हर जमात में मौजूद है, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या GDA, क्या तरीके इंसाफ, क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन, सब में मौजूद हैं ये, और सारों में बड़ी अहम पोजीशनों पे मौजूद हैं, और इनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं, और इनके नवाजे हुए भी मौजूद हैं, और जितने ये फंड देते हैं पार्टियों में वो भी सबको पता है। ये बड़ा मुश्किल फैसला है। देख लें जहांगीर तरीन साहब का क्या क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या सारा आप अंदाजा करें। शुगर माफिया के साथ कौन खड़े हुए हैं? अवामी नुमाइंदे। नाम उनका क्या है? अवामी नुमाइंदे। शुगर माफिया कौन है जिन्होंने 55 रुपए से 115 रुपए किलो पर चीनी ले जाकर अवाम को लूटा, और उनके साथ कौन खड़े हुए हैं? अवामी नुमाइंदे। खौफे खुदा, खौफे खुदा, खौफे खुदा। अच्छा, आगे इस वक्त मैडम शेख वजीर आजम का साथ देना पड़ेगा, वजीर आजम का साथ देना होगा इस मसले पर, इस शुगर वाले मसले पर। पहले भी कहा था 115 रुपए फी किलो चीनी हुई, 55 रुपए से तो हम सारे कहते थे कसूरवार हुकूमत है और वजीर आजम है, और यह सच्ची बात थी, कसूरवार वही थे। फिर शुगर कमीशन रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पब्लिक हुई, कोई एक्शन ना हुआ। हम सारे कहते थे हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती, हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती, और सही कहते थे। अब शुगर माफिया के खिलाफ अगर कोई टुट्टा भज्जा, कोई कमजोर सा, कोई यतीम सा, कोई मस्कीन सा एक्शन लिए ही जाने लगा है, तो हमें इन हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि चीनी 115 रुपए किलो हो तो तब भी वजीर आजम कसूरवार, और अगर शुगर के माफिया खिलाफ एक्शन लें तो तब भी वजीर आजम कसूरवार। ये बादशाहों और आकाओं से डरना हमें हटना पड़ेगा। सियासी जमातों को, ये मैं पिछले कोई 5 या 7 दिनों से देख रहा हूं कि ये जो तरीन साहब को चीनी चोर समझते थे, वो क्यों इनको लेने के लिए तड़प रहे हैं? इसलिए कि उनकी बारी भी आने वाली, इसलिए कि उनके आकाओं और बादशाहों की बारी भी आने वाली है, इसलिए कि इस मुल्क में चीनी पे बड़ा लूटा है, 55 से 115 रुपए किलो, और सारे नवाजे हुए हैं। वजीर आजम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना सिर्फ बिला इम्तियाज शुगर माफिया खिलाफ एक्शन हो, बल्कि शुगर कमीशन रिपोर्ट पर साईं बुजदार, असद उमर, खुसरो बख्तियार, रजाक दाऊद, ECC काबीना वाला मामला भी सामने आना चाहिए।
ना सिर्फ ये सामने आना चाहिए बल्कि तंबाकू माफिया, आटा गंदम, पेट्रोल, अद्वियात, निजी बिजली घर डाके, इनका भी पता चलना चाहिए। और आज अगर हम वजीर आजम के साथ शुगर माफिया पर खड़े हुए तो ये चीजें कोई पॉसिबल होंगी, वरना ये फिर माफिया दरमियान से निकल जाएगा। और मजहर साहब से माजरत कि मैंने मेरे बयान जवाब में साईं बुजदार का नाम आ गया था। सर वो तो इम्पॉसिबल है ना, ऐसा हो ही ना। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि जी सब जमातों में मौजूद हैं, सब जमातों को सरपरस्ती हासिल थी, हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन इस हुकूमत के बारे में और वजीर आजम इमरान खान के बारे में यही चीज तो मुनफरिद थी कि वो इस सब के खिलाफ निकले थे। तो क्या हम समझे कि 1.25 साल में वजीर आजम इतने नाइव थे कि उनको खबर ही ना हुई कि आसपास क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे आप जो अपनी जनरल नॉलेज है या जो भट्टी साहब ने नूर बसीरत बिखेरा है, इससे हटते हुए मुझे तो कभी गलतफहमी नहीं थी। क्या ये जहांगीर तरीन आज ही जादू है? चीनी का कारोबार इससे आज शुरू किया है। इसके ऊपर इनसाइड ट्रेडिंग जिसको केस चला 7-8 साल का, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की जो गूंज जो सामने थी, क्या वो सामने नहीं आई थी? क्या जब पैनामा के ऊपर से जब ऑफशोर कंपनीज में इमरान खान साहब की न्याजी सर्विसेज लिमिटेड निकली थी और जहांगीर तरीन साहब की निकली थी, तो फैसलाबाद के जलसे में और अलीम खान की निकली थी, इमरान खान ने उसको डिफेंड नहीं किया था? क्या यह हम जाहिल हैं, बदनीयत हैं, बेवकूफ हैं, कौम को धोखा देते हैं? फिर कहते हैं 1.5 साल में 26 रुपए महंगी हुई, 54 रुपए से 70 रुपए हुई। हजूर नहीं, 54 रुपए से चीनी 120 को टच की, और आज चीनी बाजारों में मिल नहीं रही। लोग लाइनें बनाए खड़े हैं, और पूरी मंडी के बाद जाके देखें क्या हालात है, रोजे हैं। ये आपने को बताना था कि चीनी 54 रुपए से 120 से 55 रुपए महंगी हुई 1.5 साल में, 26 रुपए, और दूसरे जो है 1.25 साल के अंदर फिर आपके जो है 30 रुपए महंगी हुई। देखिए, क्राइसिस यह है कि इन निजाम संभाला नहीं जाता। ये सारे चोर इकट्ठे हैं मेरी बुक्कल में, सारे चोर। मुस्लिम लीग का गंदा आदमी ले लिया, पीपल्स पार्टी के जो तलछट है वो ले ली, कन्वेंशन लीग, काफ लीग, पीटीआई लीग, ये मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, अब मुल्क संभाला नहीं जा रहा। दवाएं महंगी नहीं हुई, उसका कौन साथ देगा? बिजली महंगी नहीं हुई, गैस महंगी नहीं हुई, तंबाकू चोरी नहीं हुई जो भतीजा भी फरमा रहे थे। और कौन सा मुझे मत बता दे, सीमेंट महंगी नहीं हुई, सरिया महंगा नहीं हुआ जो कहते मकान शुरू कराएं, तो आलू महंगे नहीं हुए। कौन सी चीज है यहां पे क़यामत खेल दी है पाकिस्तान के अंदर? आज मुल्क जिस बंदे के हवाले आपने कर दिया है, मुझे बताएं ये कौन इस मुल्क हिसाब लेगा 22 करोड़ लोगों के साथ? इस मुल्क की इकॉनमी माइनस पे चली गई 5.8 से। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देखे चूल्हे ला के रख दी है आपने इस मुल्क की। रहा क्या है? पूरे नाम की बेचारी पुलिस इतनी बेबस थी कि आपको रेंजर्स बुलाने पड़े। ये आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। 200 के ग्रुप जो थे वो अचानक कंट्रोल नहीं कर सके। आपके पास हर कहते हैं ना, रिटल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल केओस है, सियासत में इस्तेकाम है, इकोनॉमी जो इंशेबल है, तितर बितर है। आप पता किस बात की बात में जागीरदारी, कोई जागीरदारी इनका कसूर नहीं है। सारा मसला हुकूमत के अंदर है। ये चीनी पूरे 70 साल से हम ले रहे हैं, ये अच्छी मिलें मौजूद है, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी है। ठीक है जी, मैं चाहती हूँ न्याय साहब इस पॉइंट को आगे लेके चलूं, जरा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद इकबाल साहब, बड़ा वैलिड सवाल उठाया न्याय साहब ने, कहते हैं क्या जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, जो केसेस हैं, वो आज ये सारी कार्रवाई हुई है? पहले भी तो हो रही थी, तब तो इमरान खान डिफेंड करते थे। माशाल्लाह हमारे ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की तरह टिकी गए थे, मतलब दूसरों का मौका आना मुश्किल था लेकिन आ गया है। तो देखिए ये बात तो रन्स भी फिर वही करते हैं, रिकॉर्ड भी फिर वही तोड़ते हैं। नहीं, अच्छा मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा मैं तारीफ कर रहा हूँ कि जैसे वो टिक गए थे, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, हमारे ओपनर्स ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। हाँ, अब आखिरी में तीसरे चौथे पे आके हम 1-2 रन बना लेंगे नीचे। भट्टी साहब तो रिजवान लग रहे हैं। नहीं, आपके हम दूसरे सवाल में सारी शिकायत पूरी करेंगे।
नहीं, शिकायत नहीं कर रहा मैं, हरगिज़ शिकायत नहीं कर रहा। न्याजी साहब जी, देखिए ये बात तो दुरुस्त है, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो वही मामलात हैं जिन पर हम उनसे भी सवाल करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल करते रहे। हनीफ अब्बासी उसी को बुनियाद बनाकर, उनमें से एक दो इशूज को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे, जिसकी वजह से उनकी नाअहली भी हुई थी। लेकिन उस वक्त पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी और उस वक्त पार्टी लीडर इमरान खान भी मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़े हुए थे। तो ये बात दुरुस्त है कि आज जो भी एफआईए में जो केसेस बने, नैब के केसेस अलग हैं, जो एफआईए ने 3 एफआईआर की हैं वो उसी से मुतल्लिक हैं जो उनके कारोबारी मामलात हैं जिन पे पहले भी सवाल उठते रहे। अब देखिए, बात कार्टेल की जो की गई है कि कार्टेल की वजह से कीमत बढ़ी, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये कार्टेल आज का नहीं है, पहले भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन पहले हम देखते थे जो प्राइस में स्पाइक आता था वो एक टेम्परेरी फेज के लिए आता था, फिर हुकूमत इकदाम लेती थी और वो नीचे आ जाते थे। लेकिन इस मर्तबा ये देखा गया कि जब चीनी की कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ तो उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ, और जब जब हुकूमत ने उसका नोटिस लिया, कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो कार्टेल या वो माफिया जो है उसने और ज्यादा सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और ज्यादा पैसा कमाया। अब यहां पे कार्टेल तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत की कोताहियां और कमजोरियां भी हैं जिसकी वजह से वो इस कार्टेल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। वरना 2018 से पहले 58 रुपीस की चीनी मिलती थी और एवरेज प्राइस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पिछले 5 साल में 58 ही थी। ये हुकूमत आती है, वही कार्टेल होता है, लेकिन कार्टेल ज्यादा पैसा बनाना शुरू कर देता है। तो यहां पे हुकूमत की कमजोरियां तो है ना। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट देखें, एक तो उसमें प्राइस फैक्टर भी है। जो गन्ने की कीमत थी पहले 180 रुपए सपोर्ट प्राइस थी, लेकिन उससे कम दिया जाता था, वो सपोर्ट प्राइस जो है 250 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो वो फैक्टर भी है, रॉ मटेरियल गन्ना है उसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ है। लेकिन जब वजीर आजम कहते हैं कि मैं क्या कर सकता था, एक तो इस कार्टेल को कंट्रोल करने के लिए आप पहले से इकदाम लेते हो, दूसरा जब आपकी काबीना में यह फैसला हुआ कि हमने चीनी एक्सपोर्ट करनी है, आपको बताया गया था कि चीनी की जो इस वक्त जो आउटपुट है और जो पिछले साल की चीनी हमारे पास स्टॉक्स में मौजूद है वो लिमिटेड है, वो आपकी जो कंजम्पशन थी उसके मुताबिक ही थी, उससे थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और एक साथ बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, और उसके बाद कीमत बढ़ती गई। यानी कि जो एक्सपोर्ट की उस पर सब्सिडी भी हासिल की 3 अरब रुपए की, और उस पर वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि बासर लोगों ने सब्सिडी ले ली हुकूमत से। तो वो जो बासर सारे लोग हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिन्होंने इस वक्त एक्सपोर्ट का फैसला किया उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो हमने कार्रवाई नहीं देखी है। तो जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे और एक शख्स पे ही ज्यादा प्रेशर होगा तो फिर वो सवाल भी उठाएगा, वो चीखें भी मारेगा, जो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं। तो आप एक आजाद और इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी जरूर करें। और इस चीनी की कीमत पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई थी ना, तो कमेटी में उस वक्त शुगर जो मालिकान थे और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने कहा था आप फर्दर इंक्वायरी करेंगे, हम चीनी की कीमत 110 रुपए करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखाई। मेरे ख्याल से आपके मुख्तलिफ स्टेजेस में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना है, जो प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज होती हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही होती है। तो ये अपनी हुकूमत की कमजोरियां भी हैं जिसकी वजह से कार्टेल जो कि पहले भी एग्जिस्ट करता था उसने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। जी ठीक है, मतलब आपका मशरूत नहीं लिख लूं मैं, क्या आपको लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है आप उसमें उम्मीद जाहिर करते हैं कि वजीर आजम बिला तफरीक करेंगे, लेकिन अभी तक जो किया उसे इनसे पूछे 50 हो गई है कि 49 पे ही खत्म किया? मैं रन आउट हो गया हूं। मेरा अगला सवाल मैं खुद से रन आउट हो गया हूं। एक चौका छक्का एक मारने की कोशिश की, आउट हो गए। मैं सब आपके आते मैं ठीक है, मैं बल 1 मिनट में आपके पास आती हूँ। बजर अब्बास साहब, वैसे बात तो बिल्कुल सही है। आज ही हमने न्यूज में भी रिपोर्ट किया है कि या तो मार्केट में चीनी दस्तयाब ही नहीं है, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स हैं दीगर जगह, और अगर है तो इतनी महंगी है कि क्या कहे बंदा। सारे एक्शन के बाद भी कार्रवाई, अगर नतीजा नहीं निकलना तो फिर फायदा। अच्छा, हम भी वैसे कमाल के लोग होते हैं। अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी केस बना है और हम अपने फैसले सुना देते हैं, और किसी को जो मुल्ज़िम है उसको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं हम। क्या ये जितने लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं सबको सज़ा हो गई है? क्या ये साबित हो गया है कि यही कार्टेल हैं? क्या ये साबित हो गया है कि यही माफिया है? और अगर साबित हो गया है तो क्या मैं ये तवक्को रखूं कि इन सबको सज़ाएं हो जाएंगी? अगर ऐसा होता है तो मैं जिस तरह भट्टी साहब बोले इनसे 2 गुना आगे जाके बोलूँगा। लेकिन इस मुल्क में ये सिर्फ दिखावा होता है, और ये दिखावे के लिए होता है। यानी एक तरफ आप एक को माफिया कह रहे हैं, कार्टेल कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ। तो माफिया से कौन बात करता है?
माफिया को तो उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है ना। अगर ज्यादती होगी तो वो अदालत से जाके उसको रिलीफ मिल जाएगा। और ये भी अपने अपने दिमाग से निकाल लें कि ये जो दो कानून हैं, एक अशराफिया का, एक आम आदमी का। अशराफिया में भी डिवीजन है। एक अशराफिया वो है जिसका आप जिक्र भी नहीं कर सकते, उस पर कोई कानून आपके मुल्क का लागू नहीं होता, उनके अपने कवानीन हैं। वो कहते हैं तो हम मान लेते हैं, वो नहीं कहते तो हम नहीं मानते। तो ये भी छोड़ दें। ये अशराफिया बड़ी मुख्तलिफ अशराफिया है। और यहाँ जो है, अब जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं इससे पहले, क्या दवाओं की, अगर वजीर आजम की बात दुरुस्त है तो दवाओं की इंक्वायरी का आउटकम क्या हुआ? क्या हुई किसी को सजा? क्या दी आपने उसको सजा? क्या दवाओं की कीमतें वापस आ गई अपनी पुरानी उस पर? कुछ नहीं हुआ ना। बाकी अपने केसेस चल रहे हैं, केसेस चल के आपकी प्रोसिक्यूशन होती है। अगर ये बात वजीर आजम जो कह रहे हैं, ये बात अपनी बात पर वो कायम रहें आखिर वक्त तक और इनको सजाएं हों, तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम के लिए अगले 5 साल भी कम। अब यहां आप एक तरफ वजीर आजम के बयान को दुरुस्त कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो बुजदार साहब भी आपके साथ खड़े हुए हैं, वो भी सब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप बुजदार भी उन्हीं की काबीना में हैं, रज़ाक दाऊद भी उन्हीं की काबीना में मौजूद हैं, और सारी जिनके खिलाफ जो है वो इल्जामात हैं वो मौजूद हैं, तो फिर ये बयान दुरुस्त कैसे हो सकता है? या तो इन सबको फारिग करें और ये लोग क्लियर होकर आए, ठीक है, या ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्योंकि फिर ये तजाद आता है आपके बयान में कि एक तरफ आप, और यहाँ फिर ये नजर आता है बयान लगता है दुरुस्त नहीं लगता। ठीक है, मैं चाहती हूँ हम दूसरे सवाल के ऊपर भी बहस करें। मजहर अब्बास साहब, टाइम बड़ा कम रह गया। महमल, आपका कमेंट प्लीज। देखिए रीना, मेरे ख्याल में वैसे तो सारों ने पॉइंट्स कर ही दिए, लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं कि कार्टेल है, प्रोड्यूसर, ये कोई नई बात तो है नहीं। मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं चीनी की कीमतों का, ये भी हमें पता है। जैसे कार्स की कुछ ब्रांड्स के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन असल मसला क्या है, जो शहजाद ने भी जो पॉइंट आउट किया है ना, असल मसला ये कि हुकूमती सतह पर जो फेलियर हुआ, क्या उसकी निशानदेही हुकूमत ने की? क्या उन्होंने देखा कि पंजाब के अंदर सब्सिडी देने के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग भी बैठे हुए थे उधर? क्या उन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से कुछ पूछा? क्या उन्होंने एक्सपोर्ट वालों से कुछ पूछा कि जिन्होंने इजाजत दी थी करने की, और जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि सरप्लस है और बाय भेज दे पहले? तो ये सारी जो चीजें, क्या उन्होंने ये सब पूछा? ये सब तो उनके कंट्रोल के अंदर है ना। ये एफआई और नैब जो कार्रवाई कर रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सारी की सारी चीजें तो उनके कंट्रोल में। उन्होंने क्या इस सब का जवाब दिया? क्या सिर्फ सजाएं देने? और जिस तरह शहजाद ने एक बात की है कि देखिए इन चीजों के ऊपर सजा जरूर दी जा सकती है, ये लगता है, लेकिन कि एक टारगेटेड चीज हो रही है। जो इर्द गिर्द जो हुकूमत के अंदर शुगर कार्टेल के लोग हैं, मुझे बताएं क्या उनके खिलाफ कोई चीज हुई? और हुकूमती, और वैसे भी हुकूमत की सतह पर उनकी हेल्प के बगैर, हुकूमत की बैकिंग के बगैर जो है शुगर कार्टेल नहीं इस तरह चल सकते। आपको भी पता है कि शुगर बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग कौन होते हैं? जिनको एक सियासी बैकिंग होती है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें, ये इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब को जरूर गौर करना चाहिए कि क्या कार्टेल आज का था, और इस हुकूमत के अंदर शुगर कार्टेल से डील करने के उसमें। ठीक है जी, हमारे 4 पैनलिस्ट नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, वैसे शहजाद इकबाल नहीं ले रहे हैं, और भट्टी साहब हाँ कह रहे हैं कि वजीर आजम का बयान दुरुस्त है, और ये ख्वाहिश भी जाहिर कर रहे हैं कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे और बिला तफरीक हो। दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, दूसरा हमारा बड़ा अहम सवाल और इशू ये है कि आज विफाकी काबीना ने भी जो हंगामा आराई और तशद्दुद में मुलव्विस ग्रोथ था उसके खिलाफ पाबंदी की मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन के जरिए इस समरी की मंजूरी दी गई, और पंजाब ने जैसे कि हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, पंजाब काबीना ने सिफारिश की थी कि इस ग्रोह के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। विफाकी वजीर दाखिला ने भी कल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पूछना हमने ये अपने एनालिस्ट से कि क्या पाबंदी मौसर साबित होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, रद्दी की टोकरी में जाएगी। देखिए अलीना, पाबंदियों का एक हमारा पूरा कोई आज की कोई चीज है नहीं, और मेरा ख्याल है कि 51 में मज़हब साहब बताएंगे कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी। मेरा ख्याल है जितना कुछ लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 51 में थी, आज उससे
10 गुना नहीं तो कम से कम जो है ना 20 गुना तो जरूर मजबूत होगी। फिर 61, 62 में जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी। वो तो चलो जस्टिस कार्नेलियस जैसे जज बैठे थे, बेचारे मुसलमान होता और हमारे इलाके से होता तो शायद जमात इस्लामी भी बैन हो जाती। फिर सिपा साहबा में बैन लगी, लश्कर जंगी बन गई। ANP पे बैन लगी, NAP पे, नेशनल अवामी पार्टी पे ANP बन गई। वो नए नाम के साथ आ जाएगी और ज्यादा जोर के साथ आ जाएगी और एक और तरीके से आएगी। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब जो है, इन लोगों को तो टीवी पे आने नहीं चाहिए। अल्लाह का निज़ाम है, सोशल मीडिया मौजूद है। शेख रशीद साहब के फरमूदात आलिया अकवाल ज़री बता रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे कि तहरीक लब्बैक वालों को कि उठो और नवाज शरीफ की हुकूमत को आग लगा दो। इमरान खान साहब फरमा रहे थे, मेरा धरने में इतना मजबूर में बैठने लगा हूं, धरने में फैजाबाद का। तो उसके ऊपर काजी फैजीजा साहब के साथ क्या हुआ? यही जनवरी 2019 में फैजाबाद धरने के बारे में यही कहा ना कि खुदा के वास्ते ये मुल्क तबाह कर देगा, ये भस्म कर देगा। लेकिन जैसे मदर साहब ने अपने पहले जवाब में बताया है, जब हम चीजें प्लान कर रहे होते हैं ना, और यह मस्जिद जब MKM ईजाद की जा रही थी या ये पार्टियां जो ईजाद की जा रही होती हैं, तो छोटा सा मकसद होता है। तहरीक इंसाफ ईजाद की जाती है, छोटा सा मकसद होता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि ये मुअस्सर बन जाते हैं। इन मुअस्सरों को कौन सा करे? अब शेख रशीद साहब से सवाल किया गया कि आपने इसकी हमायत की थी, कहते मैं तो कभी मिला नहीं हूँ। अब देखिए, एक बंदा वफाक की वज़ीर दाखिला लोगों की आंखों में लेकर चले। जी प्लीज आप चलें। ठीक नहीं सर, मैं चाहती हूँ इसको हम जरा बिल्कुल मैं चाहती हूँ इस डिबेट को जरा हम आगे लेके चले। आपने जो पहला नुक्ता उठाया, भट्टी साहब आपकी तरफ लाना चाहूंगी। मुझे जरा ये बताएं कि वाकई में ये बात है कि ऐसे अब इन शोरों का पाबंदी तो लग गई, लेकिन ये किसी और नाम से रजिस्टर नहीं करते, फिर से रीसर्फेस नहीं होते। आपका जवाब लिख लिया न्याय साहब। भट्टी साहब देखिए मैडम शेख, बात यह है कि ये अलहदा बात है कि एक सियासी जमात पर, यानी ये सियासी जमात थी, इस पर पाबंदी वजारत दाखिला को लगानी चाहिए थी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगा सकता है, या इनको जब ये दोबारा अदालत में चले जाएंगे तो इनको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो न्याजी साहब ने पिछली हिस्ट्री बताई कि तमाम के जिन जिन पर पाबंदियां लगीं वो नाम बदल कर आ गए या उनकी पाबंदी मौसर ना हो सकी। ये सारे वो हैं निसाबी किताबी बयानात है। मेरा सवाल ये है कि जो 5 जान से गए हैं लोग, उनका कत्ल जो है वो किसके जिम्मे है? मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन, जिन पर हम मेरी और हम सब की जानें कुर्बान, क्या उनकी तालीमात यही हैं जो ये कर रहे थे? क्या आग लगाना, जलाना, घिराना, कत्ल करना, मारना, तशद्दुद करना, वर्दी की, क्या वर्दी की इज्जत यही पुलिस वाले की रह गई है कि जहां पकड़ो आप मार दो और उसको थप्पड़ मारो? सर आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, लेकिन मैं चाहती हूँ इस सवाल का जवाब आप दें। तो नहीं, तो बात तो बेसिक नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं पाबंदी लगाओ, खुदा के लिए पाबंदी लगाओ, मुस्तकिल लगाओ, समझौते ना करो, दरमियान के रास्ते ना निकालो, फिर किसी कंप्रोमाइजेस में ना पड़ो। पहले जब 4th शेड्यूल में डाला था तो क्यों निकाला था? पहले जब मुकदमे कायम किए थे तो क्यों मुकदमे खत्म किए थे? पहले जब इन्होंने माफीनामे मांगे थे तो वो माफीनामे अब किधर गए? क्यों आप हर 4 दिन बाद पॉलिसी बदलते हैं? क्यों आप वो कुछ करते हैं जो आप समझते नहीं हैं, जो आप समझते हैं वो कुछ क्यों नहीं करते? ठीक है शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, छोड़ दे माजी, ये क्या करते थे, नहीं होगा, क्या लिखवाते थे? मैं चाहती हूं, हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया है, हम मैं ऑप्शन नहीं लूंगा। मैडम शेख, मैं आप ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है जी। भट्टी साहब कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि ये पाबंदी मौसर साबित होनी चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, आगे आपका कमेंट। शहजाद इकबाल साहब, आज फ्रांस ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, पाकिस्तान में मुकीम शहरियों को कहा है कि जी आप गुरेज करें ट्रैवल से, बल्कि तो इनखला के लिए कह दिया है और जो कंपनीज हैं उनके लिए भी। तो पहले ही पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर ये लगे हुए इमेज को धोया है, जायल किया है, और अभी भी ये लड़ाई लड़ रहा है। अब इस तरह का
जब सिचुएशन बन जाए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल सही कह रही है। और ये जो पाकिस्तान के बारे में एक सोच दुनिया भर में मौजूद है, उससे पिछले कई सालों से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान बनाया कि इंतहा पसंदी कैसे खत्म की जाए, दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हम कोशिशें कर रहे हैं। और देखें, ये जो आपका सवाल है कि क्या ये बैन मौसर साबित होगा, कल शेख रशीद साहब से 2-3 सवाल किए थे शाहजेब खानजादा ने कि क्या इस बैन के बाद ये दूसरी नाम बदल के आ सकेंगे, तो शेख साहब ने कहा मैं तो अभी तक का ही आपको बता सकता हूं, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर शाहजेब ने ये भी पूछा कि क्या आप इनके बैंक अकाउंट्स, इनके असासे मुंजमद करेंगे, उन्होंने कहा इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो देखिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आगे आप करने क्या जा रहे हैं, वरना तो जैसे सबने कहा कि माजी में भी नाम बदल के लोग आ जाते थे, फर्क नहीं पड़ता था। अब आगे आपके पास तरीका मौजूद है, इंडिविजुअल्स को जो कि मुलविस थे इस टेररिज्म में, जिन्होंने ये दहशतगर्दी फैलाई, जो लीडरशिप थी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो उनको आप फोर्स शेड्यूल में डालें, उनके असासे मुंजमद करें, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करें। ये तरीकेकार तो आपके पास है, लेकिन सवाल ये है कि आप किस हद तक आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यहां पे जो ये बात हो रही है कि रूट्स है, हमें लगता है 500,000 लोग सड़क ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की अक्सरियत है? नहीं है। सिर्फ 3 कौमी सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, हजार सीट्स में से इनके पास। तो ये अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान की। अक्सरियत वो है जो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके तरीके पे चलने चाहते हैं। ये तरीका नहीं हमें सिखाया गया था बचपन से कि आपने तशद्दुद करना है, आपने पुलिस वालों को मारना है और आपने हुकूमत को, रियासत को ब्लैकमेल करना है। देखिए, इस पार्टी नहीं बल्कि इस ग्रुप की, अलीना अगर मुझे प्लीज मुकम्मल करने, इस ग्रुप की बुनियाद वहां से पड़ी थी जब मुमताज कादरी, जिसको फांसी की सजा हुई थी गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल में, उसको सेलिब्रेट इन्होंने करना शुरू किया। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जिसपे इन्होंने रियासत को ब्लैकमेल किया और हर मर्तबा क्या करते थे, शाराए बंद करके चोक कर दो, मुल्क को फ्रीज कर दो, कोई काम ना हो सके। क्या ऐसी एक पार्टी मुल्क के मफाद में काम कर रही है? क्या जो अपने लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ लेकर आए, तशद्दुद की तरफ लेकर आए, वो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उन पर काम करने का कह रहे हैं? नहीं कह रहे ना। तो हमें इसमें फर्क करने की जरूरत है। और बैन आगे किस तरीके से ये करते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई रास्ता था? क्या कोई दूसरा ऑप्शन था? बातचीत का ऑप्शन तो हम कई मरतबा देख चुके हैं, हमने हथियार भी डाले हैं, हमने समझौते भी किए हैं। क्या कोई ऑप्शन था? की जरूरत है। बड़े अहम सवाल। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे वक्त बड़ा कम रह गया है। छोटी सी ब्रेक और महमल का कमेंट भी शामिल करेंगे। जनाब, वफाकी हुकूमत ने उस ग्रोह के खिलाफ पाबंदी लगाने का फैसला किया है और काबीना ने आज इसकी मंजूरी दी है जो 3 रोज से तशद्दुद कर रहा था, हंगामा आराई कर रहा था, हरासा कर रहा था। हमने अपने एनालिस्ट से पूछा है कि जो पाबंदी का फैसला है क्या ये मौसर साबित होगा? महमल सरफराज साहिबा। देखिए अलीना, मुझे नहीं पता मौसर साबित होगा कि नहीं। शहजाद ने अभी आपको बताया कि शेख रशीद साहब ने कल शाहजेब खानजादा के शो के ऊपर क्या बातें की, तो उससे तो हमें जो है अभी तक समझ नहीं आ रही कि बैन का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन इन्होंने करना क्या है? क्या ये सियासी जमात, यानी कि जो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया था, क्या इसको एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करेंगे क्या? दूसरी चीज ये अलीना, मेरे ख्याल में कि जो 3 दिन तक एक हुकूमत की रिट जो थी वो एक मिसिंग, हमने देखा कि हमें नहीं समझ आ रही थी कि हुकूमत एक तो खामोश भी थी, पुलिस वाले जो थे वो जानो माल सब उनका जो है आपने देखा, उनकी जाने गई, शहीद हुए, उनको जिस तरीके से मारा गया, उनकी तजलील की गई, वो वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे थी। हम पुलिस वालों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। यानी जब इस तरह के मामलात होते हैं, सेंसिटिव मामलात होते हैं, तो उन बेचारों को भी कई दफा बताया नहीं, टॉप पुलिस वाले क्या सोच रहे थे, ये जो सारी चीजें थी। मेरे ख्याल में उसके बाद जब अचानक से ये फैसला लिया गया कि बैन करना है, अभी तक कोई प्लानिंग है कि क्या बैन होने के बाद इनको दहशतगर्द तंजीम करेंगे, उसके बाद इनके जो एमपीएस हैं उनके साथ क्या होना है? ये बात शहजाद की बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए अलीना, इन्होंने वाकई जिस तरह से वायलेंस, मॉब वायलेंस से की, हमने फैजाबाद धरने के बाद भी देखा, मिनिस्टरों के घरों पे अटैक हुआ, एहसन इकबाल साहब पर कातिलाना हमला हुआ, हमने देखे जो अटैकर्स हैं वो किस तरीके से इनकी एक आइडियोलॉजी को जिस तरीके से और इनके ऑर्डर्स की लीडरशिप क्या है। लेकिन मुझे बताया कि क्या ये बैन अगर वाकई कल को नाम बदल के आ जाते हैं जी, तो फिर क्या होगा? ठीक, फिर क्या होगा? वैलिड क्वेश्चन। मजहर अब्बास साहब, आपसे मैं यही चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो पाबंदी का फैसला है, चूंकि सब कह रहे हैं कि मौसर साबित नहीं होगा, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता था? क्या कर सकती थी हुकूमत? और अगर अब पाबंदी लगा दी है तो किन चीजों को इंश्योर करना चाहिए? देखिए, वो जॉन एलिया का शेर है ना कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है।
ये जो पाबंदियां हैं ना, ये पहली चीज तो ये कि पाबंदी ये लगेगी नहीं। ये आप जो है वो कहीं लिख कर रख लें कोने में। ये पाबंदियां ऐसी ही होती हैं। ये इससे पहले जो पाबंदियां लगी, क्या उन पर पाबंदियां हैं? क्या वो मौसर तरीके से कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए नहीं हैं? तो ये भी, इनको भी आपने पाबंदी लगा दी। लेकिन पहले ये तो इन्वेस्टिगेट करें कि 2018 के इलेक्शन में इनका रोल जो था और जितने मौसर अंदाज में आए थे वो क्या था, उसको ज़रा असेस करें। कितना वोट इनको पड़ा था, कितना मैसिव इनको सपोर्ट मिली थी, और उसका फ़ायदा जो है वो किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ, इसको असेस करने की ज़रूरत है। फिर हमारी देखिए असल चीज़ क्या, असल पाबंदी का मसला नहीं है। असल मसला ये है कि रियासत की पॉलिसी टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर वो साला साल से ये रही है, और ये मैं मिसालें दे सकता हूं, साला साल से ये रही है कि वो अलाउ करते हैं, अगर कोई बड़ा वाकया हो जाए तो वो अलाउ करते हैं कि शहर में अगर आग लग जाए तो लगने दो, फोर्सेस को विड्रॉ कर लो। 27 दिसंबर 2007 का कराची, अगर कराची में कोई था तो उसे याद होगा कि ना रेंजर्स थी, ना पुलिस थी, ना आर्मी थी, ना कोई पैरामिलिट्री थी, पूरा शहर जल रहा था। और ऐसे वैसे नहीं जल रहा था। जिन लोगों को 27 दिसंबर 2007 तो बहुत बड़ा वाकया था बेनजीर का, लेकिन क्या उसकी जिम्मेदार, पूरा सिंध जल रहा था, पूरे सिंध में आग लगी हुई थी। आपने बुला ली फौज को भी वो कर लिया, रेंजर्स भी विड्रॉ कर ली, थे ना, रेंजर्स भी मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी। इसी तरह कई वाकयात आपको बता सकता हूं मैं कि उस वाकये में अलाउ करते हैं, और इसकी लॉजिक क्या देते हैं कि जी गुस्सा है, गुस्सा निकल जाएगा। यानी किसी की आग, किसी की गाड़ी जल जाए, किसी की अमलाक जल जाए, किसी को जिंदा जला दिया जाए कि जी वो गुस्सा निकल जाएगा। तो ये जो तरीका है, असल चीज पाबंदी, अपनी पॉलिसी वाज़ेह करने की जरूरत है। सबसे पहले रियासत को अपनी पॉलिसी वापस करनी है। इस मुल्क को किस सिमत में ले जाना है, इस चीज को वाज़ेह करें, उसके लिहाज से प्लानिंग करें। ये नहीं होगा तब तक आपको लगता है कि आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ना करे, रियासत अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे। वज़ीर अब्बास साहब कहते हैं जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें। शहजाद इकबाल साहब ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया, और पॉइंट उनका ये है कि हुकूमत ने पाबंदी तो लगा दी, लेकिन आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है, हुकूमत उससे मुतल्लिक क्या इरादा रखती है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत को उसके लिए बड़ा वाज़ेह होने की जरूरत है। भट्टी साहब कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं इस सवाल पर, बाकी सबका ऑप्शन है ना का, मौसर साबित नहीं होगी। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।